विकास तो बहुत हुआ है। रोड बने, गटर बने, नाले बने, हॉस्पिटल बना, स्टेडियम बना, सब बना है। जो लोग अंधभक्त का चश्मा लगा के घूम रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा है। उनको मालूम है कि मुमरा के अंदर कितनी तरक्की हुई है। सबसे बेहतरीन चीज जो माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमको दिए हैं वो है कब्रिस्तान। भले जो ओरिजिनल हमारा रिजर्वेशन था 2011-12 के अंदर, उसको सर्वे नंबर जो है 64, 65, 67, 68 के अंदर जो ट्रांसफर किया गया वो माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब के मांगनी पे ट्रांसफर हुआ है कि भाई 7 बार घूम चुका है। आज का जो नया डीपी है उसके अंदर वो जगह पे कब्रिस्तान का रिजर्वेशन आ चुका है, तो लीगलिटी हो चुकी है। जिन्होंने 2 दिन के पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी में प्रवेश लिया है, मैं मुखातिब हूं हमारे दोस्त, हमारे अजीज भाई आरिफ इराकी साहब से। उस दिन आरिफ भाई मैं आपके लिए कुछ बात नहीं कह सका, कुछ बात नहीं कर सका क्योंकि वक्त बहुत कम था। तो मेरे दिल में कुछ बातें थी आपके ताल्लुक से, आपके रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि वो बातें क्यों ना किया जाए मीडिया के माध्यम से। और फिर आपने क्यों पार्टी में प्रवेश किया, आपने कुछ कह नहीं पाए थे स्टेज से, क्योंकि मैं लगा था हमारे जो गेस्ट आए थे संजय सिंह जी, इसलिए मैं आपको वक्त नहीं दे सका था। आरिफ भाई की सोच तो उनसे ही आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आरिफ इराकी साहब ने हमेशा बहुत सारे खिदमत खल्क का अंजाम दिया है। अभी जो मैं चाहूंगा वो खुद को कहीं आपसे तो बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से अपने अंदाज में वो कह पाएंगे आपके बीच में। मैं उनका तलवा मुमरा की दानिश से उनका इस्तेमाल करता हूं और मेरी बात डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से भी हुई है। इंशाअल्लाह ताला आरिफ भाई को पूरे मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ पार्टी में लिया गया है। और ऐसे पार्टी अध्यक्ष मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आरिफ भाई का बहुत ही रिस्पेक्ट हम करते थे और हम करते हैं और हम करते रहेंगे, हमारी पूरी पार्टी। मैं नूर खतीब साहब, हमारे कोसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल साहब, हमारे पार्टी के थाना जिला के वाइस प्रेसिडेंट जावेद सिद्दीकी साहब, हमारे बड़े भाई मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब, नफीस अंसारी साहब, और यहाँ पे उपस्थित तमाम जो हमारे पार्टी के लोग हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके मैं तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपको हम दावत देते हैं हमारी दावत पे आप तशरीफ लाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आरिफ इराकी साहब को माइक को मैं कुछ अपनी बातें वो रखें, क्योंकि कुछ ही वक्त में अवार्ड साहब भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और कोई एक साहब हैं वो खुद उनके साथ आएंगे, तो मैं उनका नाम ऐलान ना करूं, वो खुद जब पहुंचेंगे तो उनको आप देखें, ज़्यादा खुशी होगी आपको। तो जब तक वो आते हैं हम उनका वेट भी कर रहे हैं। और जब तक कि अपनी बातों को आरिफ इराकी साहब ने क्यों पार्टी ज्वाइन किया, क्या खिदमत खल्क कर रहे हो, वो खुद अपने जवानी आपके बीच में रूबरू करेंगे। आरिफ इराकी साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई सलीम भाई का, जिन्होंने मुझे ये पार्टी के अंदर लिए। और बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्होंने कन्विंस किए मुझे ये पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, और सिर्फ मुमरा के विकास के लिए। जैसे सब पत्रकार तो यहाँ जाते मुमरा के विकास के लिए, मुमरा के मुद्दों को लेके मैं यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक लड़ रहा हूँ, मगर मैं कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ और सिस्टम से लड़ रहा हूँ, तो सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है। हमारी जो बेसिक सुविधाएं है ये हमको सिस्टम प्रोवाइड करती है,
और सिस्टम जो हमको बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करती है तो उसके अंदर जाके उसको यहाँ लेके आने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार चाहिए। मैंने अपने लेवल पे 15 साल किया कि आप सबको मालूम है, मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया उस सिलसिले में, मगर कहीं ना कहीं ये स्टैंड जैसे हमारे माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब, शमीम भाई, शानू भाई और भी एनसीपी शरद पवार के जो नेता है, इनका स्टैंड मुझे कहीं ना कहीं सही लगा कि हो सके इनके साथ ज्वाइन करके मैं मुमरा का कहीं ना कहीं भला कर पाऊँ। भला तो बहुत हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है, रोड बने, गटर बने, नाले बने, हॉस्पिटल बना, स्टेडियम बना, सब बना है। जो लोग अंधभक्त का चश्मा लगा के घूम रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा है, मगर जो मुमरा के लोग हैं जिन्होंने 1993 देखा, जिन्होंने 1995 देखा, जिन्होंने 2005 देखा, उनको मालूम है कि मुमरा के अंदर कितनी तरक्की हुई है। हम उस वक्त मुमरा में रहे 1988 से, हमने देखे हैं खड्डे वाले रोड से हम गुजरते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है आज वो रोड के अंदर बहुत तब्दीली आ गई है। हॉस्पिटल आ गया 2009 के बाद, हॉस्पिटल का प्रस्ताव आया माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब के आने के बाद। गार्डन्स, रोड्स, स्टेडियम और सबसे बड़ा मसला जो है वो है कब्रिस्तान। जो हमारी इधर के सबसे बेहतरीन चीज जो माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब ने हमको दिए हैं वो है कब्रिस्तान। भले ही लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मगर 50 गुंठे की एक जगह जो खाड़ी के किनारे थी उसको खाड़ी से दूर लेके आके सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 गांव मुमरा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, गांव मुमरा। आरिफ भाई, कब्रिस्तान के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में आने से पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने गए। कब्रिस्तान की मिल्कियत को लेकर, यानी कि ये अभी भी इलीगल है, एक आंदोलन हुआ चुनाव से जस्ट पहले, और बीच में शरद पवार या जितेंद्र अवाड़ साहब ने एक 7/12 भी दिखाया। तो आप पेपर वर्क के माहिर है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। अब कब्रिस्तान की लीगैलिटी, मनपा की उसकी मिल्कियत की पूरी क्या हकीकी सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड क्या बताएंगे इस पर आप? देखो, सच्चाई तो पूरा मुमरा जानता है कि ये जो कब्रिस्तान, इसको लाने में माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब का बहुत बड़ा रोल है। जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर सही तरीके से स्टडी करें तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये कब्रिस्तान इधर लाने के अंदर माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब ने बहुत मेहनत की। अपना कब्रिस्तान सर्वे नंबर 107 में था जो 50 गुंठा था, और जो खाड़ी के एकदम लग के किनारे शिया कब्रिस्तान के बाजू में है, जो ओरिजिनल हमारा रिजर्वेशन था 2011-12 के अंदर, उसको सर्वे नंबर जो है 64, 65, 67, 68 के अंदर जो ट्रांसफर किया गया, वो माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब के मांगनी पे ट्रांसफर हुआ है। उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लक्ष्यवेदी हुए, मीटिंग्स हुए, महासभा के ठहराव हुए, सब हुए, मगर लैंडलॉर्ड का जो इशू चल रहा था, जैसे मित्तल का इशू चालू था, तो मित्तल का जो इशू था, मित्तल का जो इशू था वो ये था कि भाई 50 गुंठे की जगह आप हमारा 5 एकड़ क्यों ले रहे हो? आपका 50 गुंठे की कब्रिस्तान की, आप 50 गुंठे की बात करो। उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज हुए और मित्तल वो देने को तैयार नहीं था। बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट है मित्तल का जो उसने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फाइल किया हुआ है। वो रिटन स्टेटमेंट की वजह से वो वाला कब्रिस्तान रुका। बाद में जब जायसवाल साहब इधर आए और मित्तल के कुछ प्रपोजल्स अप्रूवल की बात आई, एक वीपी नंबर हुआ S09005915, इसके अंदर रिलोकेशन की बात हुई। उसके अंदर वो कब्रिस्तान वहां से उठ के 55, 56, 57, 58 की जगह पे दिया गया, और वो देने के बाद 7/12 जो है, देखो कोई भी होता है, कोई भी जगह होता है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पहले क्लियर करनी पड़ती है। 2016 के अंदर वो कब्रिस्तान की जगह थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले पोजीशन रिसीट के तहत अपने एंडर ली। वो पहली पोजीशन रिसीट जो होती है वो टेम्परेरी रिसीट होती है, जो लिया जाता है इसके लिए कि उसके बाद टीएलआर करना है, सर्वे करना है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है, और उसके बाद जो एक्चुअल जगह आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होके उसका फाइनल टीडीआर मिलेगा। 2023 तक वो पूरा प्रोसीजर चला, मगर हमारे शहर की जरूरत थी। वो जरूरत की वजह से 2019 में जब पहला पोजीशन हमको मिला तो हमने कब्रिस्तान हमारे माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब ने चालू कर दिया। 2023 के अंदर फाइनल टीडीआर का रिसीट मिला। आपके पास अगर वो दोनों है, आपके पास अगर वो दोनों पोजीशन रिसीट है तो आप बाकायदा जाइए वो सर्वे नंबर्स पे
सर्वे नंबर 55 का अलग एरिया आएगा, 56 का अलग एरिया आएगा, 57 का अलग एरिया आएगा, 58 का अलग एरिया आएगा। और आपका जो फाइनल पोजीशन हुआ उसके अंदर सर्वे नंबर, दोनों के सर्वे नंबर्स में एक्चुअल जगह पे जो जगह लिया गया उसके अंदर फर्क है। इसके लिए एक टेम्परेरी पोजीशन रिसीट होता है और एक फाइनल पोजीशन रिसीट होता है, जो सर्वे करने के बाद टीएमसी जो है टीडीआर के रूप में जगह वाले को देती है। 2023 के अंदर जगह वाले को टीडीआर दिया गया और उसके बाद फाइनल उसका लेआउट उस पर डाला गया। तो इसके अंदर ये है कि भाई 7 बार घूम चुका है। आज का जो नया डीपी है उसके अंदर वो जगह पे कब्रिस्तान का रिजर्वेशन आ चुका है, तो लीगलिटी हो चुकी है। अगर कोई भी चीज होती है उसकी लीगलिटी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडीटीपी से ही होती है और एडीटीपी ने बाकायदा वो साइन करके उसको अप्रूवल कर चुका है। तो रफीक भाई ये बात तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि भाई वो कब्रिस्तान लीगल है। हाँ, अगर हमारे भाई लोग को नहीं समझ में आ रहा है या उनका ऐसा कोई मसला है तो आप टीएमसी में जाके पूरे पेपर निकाल सकते हैं, उनके पास अवेलेबल है। 7 बार घूमने के बाद वो जगह जिस नाम पे है उसकी मालकी हो जाती है। ये जो अगर जगह का बिजनेस करता है उसको मालूम है। अच्छा आरिफ भाई, कब्रिस्तान से रिलेटेड एक और सवाल है। अभी भी कब्रिस्तान को लेकर के चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है कि पानी निकलता है, तैरते हुए लाशें जो है कब्रों में दिखी है, वीडियोस भी मौजूद है। तो बीच में एक आर्किटेक्ट है अमीन सयानी मुंबई के, उनका और आप लोगों का कुछ राब्ता हुआ था और उसके बाद उनके डायरेक्शन पे आपने वहां पर कट मारने का कुछ काम किया था। क्या उसकी पूरी जानकारी है और उससे अब कब्रिस्तान में पानी इकट्ठा होने की जो शिकायत थी उसको लेकर के क्या सिचुएशन रहेगी? आपने उधर एक्चुअल काम किया है, जमीन पर जाकर काम किया, तो उसके ऊपर क्या बोलिए? अमीन सयानी साहब जब आए थे इधर तो मेरे को बुलाया गया था उधर। देखिए ऐसा है, बेसिकली मैं भी बीई सिविल हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियर सिविल हूँ, तो वो हिसाब से मेरे को उधर बुलाया गया था। उन्होंने मुझे 2 चीज बोले। एक, स्टेशन 1 सर्वे करना था जिससे वो कब्रिस्तान का पूरा लेवल मालूम पड़े कि वो लेवल कैसा है, बीच में खड्डा है, ऊपर है, नीचे है। तो हमने स्टेशन पॉइंट सर्वे करवाए। और दूसरा यह है कि भाई वहां जो काम हुआ तो उनके बोलने के हिसाब से स्टेशन पॉइंट सर्वे किया गया। स्टेशन पॉइंट सर्वे ऐसा होता है कि जमीन का जो लेवल है वो लेवल का पूरा डिसीजन होता है कि किधर खड्डा है, किधर ऊपर है, किधर नीचे है, वो सर्वे करके उनको भेजा गया। दूसरा, वो जब काम हुआ है, ओरिजिनल फोटोज, ओरिजिनल वीडियोज जो हमारे पास आए, आज का ग्राउंड लेवल से 8 फुट अंदर जाके उसके अंदर बाकायदा रिटेनिंग वॉल चारों तरफ से खड़ा किया गया। जब चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल खड़ा किया है तो नेचुरली गटर का पानी अंदर आना प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये एक बीई सिविल होने के नाते मैं बोल सकता हूँ। और ये पानी का जो मसला था, तो कैसा होता है, किसी भी टीएमसी बिल्डिंग के अंदर एक चीज होती है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जाता है जिससे बारिश का पानी बाहर निकले। मगर कब्रिस्तान के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं होने की वजह से बारिश का पानी वो अंदर रुक जाता था और जब कबर खोदा जाता था तो वही पानी जो है हमको कबर में मिलता था। तो जब ये पूरी सर्वे हुआ, सब हुआ, हमको जब मालूम पड़ा तो हमने बाकायदा कोर मारे सेंट्रल की तरफ बाकायदा कोर मारे हमने। 2 फुट का एक कोर है और 9 कोर मारे। अब रिसेंटली जो बारिश हुआ था उसके अंदर हमने जाके जब चेक किए तो वो कोर ने पानी पकड़ लिया है। तो इससे ये चीज हो गया कि कब्रिस्तान का पानी बारिश का जो अंदर रुकता था, जिसकी वजह से कब्र को तकलीफ होती थी, पानी मिलता था, वो ये कोर के जरिए धीरे धीरे जो बाहर निकलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान रहा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले बारिश में अपने को कब्रिस्तान के अंदर पानी नहीं मिलेगा। और भी कोई सवाल है आपका? और आप कंटिन्यू करो भी आगे। हाँ, आपका ये सवाल खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा। अवर साहब को जोड़ने का मेरा मेन मकसद ये है कि लोग जो विकास की बात कर रहे, सब कर रहे, मेरा वजूद अगर जिंदा है तो मेरा विकास है। मगर आज का जो माहौल चल रहा है, हम मुसलमानों का वजूद ही खत्म किया जा रहा है। तो मेरा जो वजूद ही खत्म रहेगा तो मैं क्या करूंगा आगे? तो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे वजूद को जिंदा रखने के लिए मैंने अवर साहब का दामन पकड़ा हूं और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि अवर साहब मुझे लेके चले, मैं भी अवर साहब को लेके चलूं। चलो।